देखिए, जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है? क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, लगभग लगभग 16 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 16 डिपार्टमेंट, 16 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से वैकेंसीज आई हैं। और कंप्लीट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंच जाए। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम आपको समझा देंगे। पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इस एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर डिग्री कम से कम 55% मतलब 55% आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप 50% अगर मास्टर डिग्री में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ये वाला पॉइंट। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये गौर से पढ़ना चाहिए आपको। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर in a particular subject shall necessarily possesses the requisite undergraduate UG and postgraduate PG degree in the concerned subject discipline। कहने का मतलब ये है, अगर आप इकोनॉमिक्स में, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलिए आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका यूजी प्लस पीजी ये दोनों ही इकोनॉमिक्स में होने चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका यूजी और पीजी दोनों ही इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हाउएवर द पीएचडी डिग्री मे बी इन द कंसर्न और द रेलिवेंट और द allied discipline as per the requirement of the post and applicable regulatory norms। कह रहे हैं कि मतलब अगर आप पीएचडी कर रखी है आपने तो ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे सपोज दैट आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही हो, उससे मिलते जुलते सब्जेक्ट में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर द पीएचडी डिग्री मे बी इन द कंसर्न सब्जेक्ट मतलब उसी सब्जेक्ट में हो, रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो या फिर अलाइड डिसिप्लिन में हो, उससे मिलते जुलते में हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही अलग हो तो भी नहीं अप्लाई कर सकते, मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके अलावा ये तो मतलब मास्टर डिग्री से रिलेटेड बात हो गई। इसके अलावा देखिए, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब मास्टर डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो इतनी तो होनी ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर आपके पास सेट हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो। यहाँ पर चॉइस दे रखी है, या तो नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी। अब पीएचडी वालों का मसला यह है कि जिन लोगों ने साल 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी में और उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी थी साल 2009 से पहले, तो वो लोग अगर उनके पास नेट नहीं भी है, सेट नहीं भी है, तब भी वो ओनली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए। हाँ, वो लोग जो खाली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीएचडी उनकी किस मतलब कैसी होनी चाहिए और किस लेवल की होनी चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। आपकी ये जो पीएचडी डिग्री है ना, ये रेगुलर मोड की होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड की या फिर ऑनलाइन मोड की पीएचडी नहीं मानी जाएगी। बार बार मैं आपको ये समझाता हूँ, नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। और आपकी जो पीएचडी की थीसिस है, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नेट और मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पीएचडी के अगर बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पीएचडी का ओपन वाइवा वॉइस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त तक आपका वाइवा वॉइस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट हैज पब्लिश, कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों और उसमें से एक रिसर्च पेपर तो ऐसा होना चाहिए जो यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो, ठीक है ना।
अब इसी तरीके से जो आपने पेपर पब्लिश कराए हैं उन्हें कम से कम प्रेजेंट भी किया हो आपने। कहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार, और वो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार यूजीसी या फिर आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर फंडेड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहां पर आप मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है तो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप पीएचडी के बेसिस पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में इस वाले नोट में बताया गया। देखिए ये पढ़ना जरूरी है। द एकेडमिक स्कोर, जो एकेडमिक स्कोर दे रखा है स्पेसिफाइड इन द अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A फॉर द यूनिवर्सिटी एंड अपेंडिक्स टेबल 3A फॉर द कॉलेजेस शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। देखिए कह रहे हैं कि आपका सबसे पहले एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये जो एपीआई स्कोर है ना, ये एज अ स्क्रीनिंग का काम करेगा। ये मतलब आपकी छटाई का काम करेगा, स्क्रीनिंग का काम करेगा। जो लोग एपीआई से बाहर निकल जाएंगे, एपीआई में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और जो इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वही फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है ना, तो वही फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और हम डिटेल बता देते हैं। जैसे कि एपीआई स्कोर से रिलेटेड अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सुन लें, और अगर आपको जानकारी है तो आप वीडियो का आगे वाला पार्ट देख लें, ये वाला पार्ट ना देखें। जिन लोगों को एपीआई के बारे में मालूम नहीं है वो ये वाला पार्ट देख लें। जैसे सपोज दैट एपीआई स्कोर होता क्या है, तो पहली बात तो एपीआई स्कोर आपका ये समझ लीजिए कि एक मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है आपकी। आपके नंबर चेक किए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी आपने कर रखी है या नहीं कर रखी, ये सारे चेक किए जाते हैं। इसमें आपकी परसेंटेज चेक की जाती है। परसेंटेज के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स आउट ऑफ 100 मिलते हैं। 100 में से ही आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन में आपकी 80% थी या उससे ज्यादा थी तो उसके 15 नंबर मिल जाते हैं, या 60 और 80 के बीच में थी तो 13 नंबर मिलते हैं, 55 और 60 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए, बेहद जरूरी पॉइंट है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें 80% या उससे ज्यादा थी तो 25 नंबर उसके भी मिल जाते हैं, और यहां पर आगे के पॉइंट्स आप खुद देख लेना। एमफिल की अगर हम बात करें तो 60% या उससे ज्यादा थी आपकी परसेंटेज तो 7 नंबर यहां पर भी मिल जाएंगे। पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो 30 नंबर पीएचडी के रहते हैं, ओनली पीएचडी के 30 नंबर रहते हैं। और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर जेआरएफ के भी रहते हैं। नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर नेट के भी रहते हैं, और अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर सेट के भी रहते हैं। ये इसी तरीके से आपका एपीआई स्कोर बनता है। अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, पब्लिश कराए हैं, तो हर एक पेपर का देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द स्कोपस SCI या फिर SCIE या फिर वेब ऑफ द साइंस इंडेक्स जर्नल या फिर AICTE UGC केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर ही आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए। और मैक्सिमम रिसर्च पेपर पब्लिश के तहत आप कितने नंबर गेन कर सकते हैं, तो 10 नंबर 10 नंबर आप मैक्सिमम यहां से गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस कर रखा है, और देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो कि पॉइंट नंबर देखिए नीचे आएगी वो वाली बात, चलिए इसे बाद में हम देखते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि हर एक साल के अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस कहीं पर पढ़ाया है तो 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड अगर आपके पास हैं तो 3 नंबर रहते हैं, और स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो उसके 2 नंबर रहते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको समझना चाहिए। ये वाला पॉइंट, टीचिंग एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड इफ द कैंडिडेट इज अपॉइंटेड थ्रू अ प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी ऑन अ फुल टाइम बेसिस ऑन अ रिम्यूनरेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी। देखिए ये कह रहे हैं कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा जब आपने कहीं पर पढ़ाया हो एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पर आपको सैलरी इतनी मिली हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, तभी आपका जो मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा, अदरवाइज टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों भी कर रखी है तो 30 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। इसी तरीके से आपके पास जेआरएफ भी है, नेट भी है और सेट भी है, तीनों भी हैं तो 7 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। अवार्ड कैटेगरी में भी मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिल सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एकेडमिक स्कोर के अगर हम नंबर देखें टोटल तो 80 नंबर हैं। 80 नंबर किसके हैं? एकेडमिक स्कोर के टोटल 80 नंबर हैं और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर हैं। वहीं पर टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं। तो आपका जो एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा वो 100 में से किया जाएगा। अब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको मान के चलिए कम से कम आप एज अ अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 60 तो आपका आना ही चाहिए एपीआई स्कोर। अपना अपना एपीआई स्कोर कम से कम कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए ताकि हम आपको राय दे सकें। अब यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आई कहाँ से है। तो ये वैकेंसी आई है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वहाँ से वैकेंसी आई हुई है और ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से देख सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर लिख रखी है और सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी चेक करते चले जाइएगा। मैं आपको नाम बोल देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एआई है, इंग्लिश है और मैनेजमेंट है, इसमें भी वैकेंसी है। वोकेशनल स्टडीज़ में वैकेंसी है, कॉमर्स में वैकेंसी है, तेलुगु में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर 3 वैकेंसी हैं और इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैकेंसी हैं और जीनोमिक साइंस में है, कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के अंदर वैकेंसी है, ज्योग्राफी में है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, केमिस्ट्री में वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 60 वैकेंसी हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए, अभी ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसी है तो ये वैकेंसी है आपकी टेम्पररी वैकेंसी है, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हैं और अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ये मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब आप एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के तौर पर काम करेंगे तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी पर मंथ 50,000 और अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी 57,000, ठीक है ना। 57,000 यहाँ पर मंथ की सैलरी आपको मिलने वाली है और यहाँ पर आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 65 है, मतलब 65 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं तो इसे मैक्सिमम ही बोलूंगा और नो ही बोलूंगा, नो एज लिमिट। इससे ज्यादा आप क्या ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, एक पोर्टल है, ये है सामर्थ सीयू चयन पोर्टल। ये मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इससे आपको अप्लाई करना है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए 7 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसकी फीस वगैरह भी है। अगर हाँ देखिए, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए नो फीस है, कोई फीस नहीं है, नो फीस। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपये की फीस है, तो ये भी आप देख लेना यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रिजर्वेशन मिलेगा। सपोज दैट अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी कैटेगरी से आते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप एससी कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, कुछ भी जो वैकेंसी है वो घट बढ़ सकती है, यूनिवर्सिटी कह रही है। और हम ये जो नोटिफिकेशन है इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं जब चाहें, विदाउट एनी रीजन। ये यूनिवर्सिटी की अपनी मनमानी है। ऑटोनॉमस बॉडी होती है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, तो भाई इनके पास इख्तियार है, ये चाहें तो इसे घटाएं बढ़ाएं, वैकेंसी को कुछ भी करें, या फिर बिना बताए इसे जो है ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भेजेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी।
देखिए, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई बात पूछनी है, तो ये इन्होंने कुछ ईमेल आईडी वगैरह दी है, इस पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिलता है, तो वो भी मैं आपको के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर और तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफ़िकेशन मैंने देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है, सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 22/5/2026 को ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है। कहाँ से रिलीज़ हुआ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ है। इसकी मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, कहाँ से आपको ये नोटिफ़िकेशन देखना है। तो ये नोटिफ़िकेशन मिलेगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। होम पेज पर जाएँगे, नोटिफ़िकेशन में जाएँगे, वैकेंसी वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहाँ पर आपको इस वाले पर क्लिक करना है, ये ऊपर वाला जो नोटिफ़िकेशन है, यहीं से आपको पूरा नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर भी कोई बात समझ में ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना।